गुजरात सरकार श्री द्वारा स्थापित सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी द्वारा संचालित बाबा साहेब डॉक्टर B.R. आम्बेडकर केयर सेंटर में आप श्रोताजनों का और माननीय वक्ता श्री का मैं डॉक्टर दिनू भाई चुड़ासमा हार्दिक स्वागत करता हूँ। अम्बेडकर ई मेमोरियल व्याख्यान श्रेणी का आज 58वां मन का 98वां व्याख्यान है और हम करीब सेंचुरी की तरफ बढ़ रहे हैं। आज हमारे आमंत्रण के स्वीकार करके जो वक्ता आए हैं उसका नाम है डॉक्टर जगन्नाथ बेगारी जी। मैं बेगारी जी का थोड़ा सा संक्षिप्त में परिचय देना चाहता हूँ। डॉक्टर जगन्नाथ जी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर नियुक्त है। आप साहब का एकेडमिक करियर बहुत तेजस्वी रहा है। आपने नेशनल और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस और वर्कशॉप में कई व्याख्यान दिए हैं। आपने यूजीसी और यूजीसी की ओर से एक रिसर्च प्रोजेक्ट पूर्ण किया था। आपने एमफिल के 10 छात्रों को और पीएचडी के 7 छात्रों को संशोधन में मार्गदर्शित किया है। आप अच्छे व्यक्ति हो और अभ्यासु प्रोफेसर हो। केयर सेंटर की ओर से आपको विनती है, आप हमारे शुभ श्रोताओं जनों के लिए डॉक्टर आम्बेडकर, लोकतंत्र और विश्व बंधुत्व विषय के बारे में प्रकाश करें। आदरणीय डॉक्टर जगन्नाथ जी। हाँ प्लीज सर। हाँ, गुड इवनिंग प्रोफेसर दिनू भाई चुड़ासना जी, सुहासन जी, और अदर dignitaries who are listening our lecture, and my all other dignitaries, and भाई नेट बोल ऊंचा मारे हाँ हाँ बाव मतलब बाव हाँ 0 केबीपीएस प्लीज सर बोलिए सर। हाँ, thank you so much प्रोफेसर दिनू भाई जी for this wonderful opportunity आप मेरे को दिया है। बहुत मैं आपको थैंक्स बोलना चाहता हूँ पहले। एंड पर्टिकुलरली ये कॉन्टेक्स्ट है अम्बेडकर का। नेक्स्ट मंथ हम वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट अम्बेडकर्स बर्थडे, राइट? 130th बर्थडे एनिवर्सरी वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट। इन दी कॉन्टेक्स्ट में मेरे को ये मौका मिला है बात करने के लिए, आपके साथ इंटरेक्शन करने के लिए मौका दिया। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। And particularly it is Ambedkar's Chair Center and my Saurashtra University ko, or all the authorities and the center and all the people who are behind this organizing this important lecture. I am so thankful to you one and all once again. ये टॉपिक मैं आज लिया है अम्बेडकर लोकतांत्रिक एंड विश्व बंधु। इंग्लिश में इसको कहता है कि कॉस्मोपॉलिटनिज्म। अम्बेडकर इज रिलेवेंट नॉट ओनली इन इंडिया, कॉस्मोपॉलिट विश्व बंधु, राइट? इट इज अक्रॉस द वर्ल्ड। अम्बेडकर फिलॉसफी वो है हम बात करने वाला है आज। इट्स नॉट ओनली कन्फाइंड टू ओनली और एक देश के लिए नहीं, एक राज्य के लिए, बट वो प्रपंच के लिए, विश्व वर्ल्ड के लिए अम्बेडकर फिलॉसफी इज मोर रिलेवेंट। ये कॉन्टेक्स्ट में मैं टॉपिक लिया है टू डिस्कस विथ यू। मैं पहला बोलना चाहता हूँ कि Ambedkar is not only one individual personality. Ambedkar we cannot see as simply as an individual. Ambedkar is a kind of institution, right? एक institutional group में मैं देखते हैं। And Ambedkar is not merely thinker, no, social thinker as like other thinkers. There are many modern Indian thinkers है, इंडिया में बहुत लोग हैं। When world में भी बहुत लोग हैं thinkers के रूप में काम करने वाला, theorize करने वाला, philosophy बात करने वाला। But Ambedkar का वो इंडिविजुअल डे वो डिफरेंट होता है। अम्बेडकर ही एक्चुअली नॉट ओनली थियराइज्ड, रिटन, बट आल्सो अम्बेडकर एक्सपीरियंस्ड इट। अम्बेडकर फेस किया है। वो सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस होते हैं ना, बहुत बड़े रूप से होता है। सो अम्बेडकर का वो एस्पेक्ट है, इज नॉट ओनली थियराइज्ड अबाउट द सोशल इश्यूज, अबाउट द सोसाइटी, अबाउट द राइट्स, बट अम्बेडकर हिमसेल्फ वो खुद फेस किया है, ओवरकम किया है, संघर्ष किया है। Each and every as a small boy, as a student, you understand, as a student, as a lawyer, as a politician, as a thinker, he faced
ऑलमोस्ट ऑल द इश्यूज पर्सनली हु फेस किया है, उसको अंबेडकर ने थियराइज किया है. दैट इज व्हाट अंबेडकर इज सो डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अदर्स. अंबेडकर डिफरेंट होता है कि बिकॉज ही इज नॉट लाइक अदर्स. अंबेडकर खुद समस्या को देखा है, ओवरकम किया है, बात किया है, इसलिए अंबेडकर का वो डिफरेंट होता है. अंबेडकर रिलेवेंस इज मोर रिलेवेंट देन अदर्स. मैं आप अंबेडकर रिलेवेंस एक बात में बोलता हूं आपको. देखो अभी कई इंडियन में मॉडर्न थिंकर्स है, हम कई बार उसके बारे में बात करते हैं देश में. कभी कभी अंबेडकर मॉडर्न थिंकर्स होता है, उसको यूनिवर्सिटीज में बात करते हैं हम. बट आप विलेजेस में जाओ और आप कुछ स्ट्रीट्स में जाओ, आप कई कॉर्नर ऑफ द इंडिया को जाओ, अंबेडकर का सेलिब्रेशन आप देखते रहते हैं. ईच एंड आप घर में देखो, गार्ड के साथ अंबेडकर का फोटो भी लगाता है, राइट. देयरफॉर अंबेडकर इज नॉट ओनली not only confined to one institutions, but अंबेडकर का relevance होता है अभी. that you see relevance in villages, that you see village अंबेडकर relevance in slum area में दिखता है. you also see अंबेडकर relevance in universities. आपको अंबेडकर को वर्ल्ड टाउन्स में देखता है, सिटी में देखता है. if you go to abroad, right, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ज्यादा अंबेडकर का relevance आपको दिखाई देता है. and if you go to अमेरिका, everywhere आप देश में जाओ, आपको अंबेडकर का बात करने वाला, अंबेडकर का सुनने वाला, अंबेडकर को फिलोसॉफी में अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत रात भर काम कर रहे हैं वर्ल्ड में. इसलिए अंबेडकर रिलेवेंस बहुत है, इज नॉट लाइक अदर्स. मैं आई एम नॉट टेकिंग एनी नेम. अंबेडकर कंटेम्पररी थिंकर्स है, कई लोग हैं अंबेडकर कंटेम्पररी, उसके साथ काम किया लोग. बट उसका रिलेवेंस अंबेडकर को कंपेयर किया तो अंबेडकर इज एवरीथिंग, इज बियॉन्ड एवरीथिंग, इज बियॉन्ड मोर देन ऑल थिंकर्स इन द वर्ल्ड. इसलिए अंबेडकर का हम देश के लिए भी कन्फाइन नहीं कर सकते. अंबेडकर को वर्ल्ड में भी हम वी कैन थिंक ऑफ वेरी मॉडर्न, वेरी ब्राइटेस्ट माइंड्स इन द वर्ल्ड इज अंबेडकर. उसका फिलॉसफी लेकर, इसलिए अंबेडकर इज मोर रिलेवेंट. इज नॉट ओनली इंडिविजुअल बट इज ए गुड स्कॉलर, इज ऑथेंटिक. एक बुक लिखा है, एक आप पढ़ाए होंगे, एक उसका नाम उपेंद्र बख्शी है. उपेंद्र बख्शी ने एक बुक लिखा है अंबेडकर को. ये 7 रूप का बारे में बोलते हैं अंबेडकर को. एक अंबेडकर को बोलता है अंबेडकर is a very tremendous Dalit scholar बोलते हैं. अंबेडकर is a very committed active journalist होता है अंबेडकर भी. and is a great scholar, is a constitutionalist. अंबेडकर वो constitutionalist के रूप में उसको बनाई देता है. अंबेडकर also he was talking about 7 रूप of अंबेडकर, 7 ways of अंबेडकर we can see अंबेडकर. इसलिए अंबेडकर को हम एक तरह it's a multi dimensional personality. therefore अंबेडकर relevance is more important. is आपको अंबेडकर को देखा, मैं अंबेडकर को देखा होगा, इज अ ग्रेट स्ट्रैटेजिस्ट है अंबेडकर. आप उसको पूरा उसको एक्टिविटीज देखो आप. अंबेडकर इज अ ग्रेट एक्टिविस्ट, स्ट्रैटेजी बनाते हैं ना. सो हम if you want to start any examination, we have our own strategy. अंबेडकर का आप if you see from his 1920s में अंबेडकर को देखें तो आपको हमारे को मालूम पड़ेगा कि अंबेडकर इज अ ग्रेट स्ट्रैटेजिस्ट. देखो अंबेडकर उसका मूवमेंट चलाया है 1920s में, कलाराम टेम्पल को लेकर मूवमेंट, कलाराम एंट्री टेम्पल को मूवमेंट लेकर, और उसका दूसरा मूवमेंट लेकर आप देखें तो अंबेडकर इज अ ग्रेट स्ट्रैटेजिस्ट. इज अ स्ट्रैटेजिस्ट. he wanted to somehow convenient create consciousness among the oppressed sections, Dalits or marginalized sections in the country. and उसके लिए उसका हक के लिए वो काम किया है. यू टेक कलाराम टेम्पल आप ले लो, आप टेम्पल एंट्री का मूवमेंट आप ले लो, पानी के लिए वो संघर्ष किया है, राइट. और उसका इज एन एक्टिविस्ट. ही हैज टेकन अप मेनी एस्पेक्ट्स. ही वांटेड टू रिफॉर्म द इन द बिगिनिंग में. आप देखो हिंदू सोसाइटी में अंबेडकर हिंदू सोसाइटी को रिफॉर्म करने के लिए बहुत कोशिश किया है. ही वांटेड टू रिफॉर्म हिंदू सोसाइटी. इसके लिए बहुत एक्टिविटीज लिया है. उसको डायलॉग का रूप में बात किया है अंबेडकर. टेम्पल एंट्री करने के लिए कोशिश भी किया है, राइट. बट अंबेडकर वो सोशल रिफॉर्म करने के लिए इतना किया है, अंबेडकर को इसमें इतना सक्सेस नहीं हुआ है. पार्टली ही सक्सेडेड, बट इतना हिंदुइज्म रिफॉर्म करने के लिए वो he could not do it because it is a very larger context. and if you take Ambedkar also is a great is a politician. Ambedkar social reform करने के लिए है. then he came out and said he started many organizations. strategist and I am talking about is a great organizer. Ambedkar is a great organizer. अब हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं. so Ambedkar वोट हम इतना 2021 में हम कुछ काम लेना, कुछ ऑर्गेनाइज करना हमको इतना दिक्कत होता है. बट इफ यू से अंबेडकर 1920s में एक ऑर्गेनाइज करने का वो प्रयास किया, राइट.
So he started organizations like CST, scheduled caste federation start kiya, Samta Sainik Dal start kiya, right? And there are many even not only so organizations, but he started political parties like Labour Party, Republican Party of India, and like आदमी को कॉन्शियस क्रिएट करने के लिए ही स्टार्ट किया, समता सैनिक दल किया है. तो अंबेडकर का स्ट्रेटजी एक से एंड ही आल्सो नॉट ओनली कन्फाइंड टू पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्गेनाइजेशंस, बट अंबेडकर ने वो खुद पत्रिका लेके आया है, मुकुनायक फॉर एग्जांपल, बहिष्कृत भारत, इतना वट एवर वेज अंबेडकर क्या कर सकते हैं वो सब किया है. वट एवर ही कैन डू बेटर, आई थिंक ही अडॉप्टेड ऑल द स्ट्रेटजीज and also he created consciousness. लेबर पार्टी स्टार्ट किया है. लेबर पार्टी स्टार्ट किया, ऑब्जेक्टिव था अंबेडकर का कि सब गरीब लोगों के लिए वो बात करते हैं, पुअर वर्कर्स, लेबरर्स को जुड़ने का कोशिश किया है. He wanted to bring all the working class forces together, fight against the upper domination in the country. But अंबेडकर, इसलिए अंबेडकर बोलता है कि he was so active, organized the strategist. Abhi if you compare anybody, Ambedkar is stalwarts, and he is also very important, and you can see that. Then Ambedkar का हम एक देखता है, Ambedkar को you can divide into 3-4 aspects. एक Ambedkar हम social philosopher बोल सकते हैं, एक social philosopher. Now you can also call Ambedkar as a political philosopher. अंबेडकर को जनरली हम अंबेडकर नाम लेते हैं, हम ओनली बात करते, कोई लोग यूनिवर्सिटीज में बात करते हैं अंबेडकर को कास्ट को कन्फाइन करता है. अंबेडकर कुछ नहीं किया एक्सेप्ट कास्ट किया है, कास्ट के ऊपर बात किया है, कुछ नहीं किया है. बट मैं कहना चाहता है अंबेडकर इज अ वेरी सोशल philosopher, right? Social philosopher, I am saying he actually not only just understood and fight against these social issues as like others, but अंबेडकर उसको ट्राई करने, उसको थियराइज करने के लिए, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए, उसको पब्लिक को कम्युनिकेट करने के लिए बहुत कोशिश किया था. आप 1931 पे nobody was there to speak that, but अंबेडकर वो टाइम पे एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, अस्पृश्यता निवारण का वो बुक लिखा है, आर्टिकल. आप उसमें हमारे को जानकारी होता है कि अंबेडकर is a great scholar and in the area of social reformist. इसलिए अंबेडकर हम सोशल फिलोसोफर कह सकते हैं अंबेडकर को. एंड he has taken that issue, इक्वालिटी है, इक्वालिटी, लिबर्टी, फैटर्निटी, दिस एस्पेक्ट है, सोदरा भाव, इक्वालिटी, लिबर्टी, फैटर्निटीज, ये इश्यूज होता है. ये नॉट ओनली द इश्यूज कन्फाइंड टू ओनली इंडिया, राइट? आप if you go to the values which we derive from the French Revolution, American Revolution, if you go to Dutch War of Revolution 1773 में और 1633 में आप देखें तो आपको अम्बेडकर का वो अडॉप्ट किया है वो राइट्स का क्वेश्चन. he actually derived those ideas from the Western countries and also from he clubbed both Western philosophy of rights and also Buddha's philosophy, right? Buddha's philosophy. And he clubbed both together and he wanted to bring the reforms in the society, that is the social reforms. Ambedkar social reform में कह रहे हैं social philosopher because he is not like others. Of course there are many people who spoke. Ambedkar का पहले भी इसके ऊपर बात हुआ है, right? There are many Brahmin scholars who come from the Brahmin scholars who actually try to do something. बट वो कोई वो काम क्या किया था, वो उसको रूट से ना काम प्रॉब्लम्स के लिए रूट काज है, रूट काज को क्वेश्चन किया नहीं. फॉर एग्जांपल वुमेन का वो इश्यू हुआ, दे डोंट वांट टू ब्रेक द दिस हिंदू सोसाइटीज रूट्स, बट अंबेडकर का होल फिलॉसफी है, ही वांटेड टू ब्रेक द रूल, ब्रेक द रूट्स एक्चुअली वेयर द प्रॉब्लम इज देयर एक्चुअली. इसलिए अंबेडकर इज अ डिफरेंट. इसलिए मैं एक आर्टिकल लिखा था, ये आर्टिकल इंडियन जर्नल ऑफ पॉलिटिकल साइंस में आया था, 2001 पे आया था आर्टिकल. उसमें मैं बोलूँगा अंबेडकर एज अ रिवोल्यूशनरी सोशल रिफॉर्मर, नॉट नियरली एज अ सोशल रिफॉर्मर. मैं उसको बोला कि इज अ रिवोल्यूशनरी सोशल रिफॉर्मर. रिवोल्यूशनरी व्हिच मींस he wanted to actually see that there should not be any you have to challenge the root causes. वो अंबेडकर के इसलिए सोशल फिलोसोफर होता है. And Ambedkar, you can also see not only as a social reformer philosopher, but also Ambedkar you can see as a political philosopher. Ambedkar को हम देखते हैं political philosopher. Political philosopher देखते हैं कि Ambedkar का 3 मुद्दा है. मुद्दा था, एक मुद्दा था कि रिकॉग्निशन होता है ना, रिकॉग्निशन. सर आई एम मेकिंग सेंस चुड़ासना जी?
सुनाई दे रहा है? यस सर, सुनाई देता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. So Ambedkar का philosopher or social political philosopher I am telling you because there are 3 to 4 aspects. एक अंबेडकर का recognition, right? दो सोसाइटी में recognition and redistribution. Resources होता है ना, resources देश में है कि पूरा centralization हो गया resources. You take the land, you take the money, or you take the political power, right? You take anything that matters in the country. सोशल प्रिविलेजेस होते हैं ना, उसके लिए पूरा एक आदमी का, एक सोसाइटी, एक कम्युनिटी का हाथ में रह चुका है. इसलिए अंबेडकर वो रीडिस्ट्रीब्यूशन, उसको डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है बट अनइक्वल रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया, उसको अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था. उसको अंबेडकर कहा था कि उसको रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस लैंड. इसलिए अंबेडकर कहा था कि लैंड का इश्यू इनका फार्मिंग कल्टिवेट करता है ना, अंबेडकर कहा था कि इज ए कलेक्टिव फार्मिंग के लिए बात किया था अंबेडकर. सोशलिस्टिक वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग कलेक्टिव फार्मिंग, एवरीबॉडी कम टुगेदर एंड कल्टिवेट एंड गेट द प्रॉफिट आउट ऑफ इट. अंबेडकर होता रिसोर्सेस को रिडिस्ट्रीब्यूट कर दो, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन कर दो, इकोनॉमी प्रॉब्लम से बाहर आ जाओ, राइट? उसको दलित को ट्राइबल्स हक दे दो उसका, इसको रिसोर्सेस को रिडिस्ट्रीब्यूशन करने का अंबेडकर प्रयास किया था. एंड वन मोर थिंग, representation, that is more important. Representation, recognition, redistribution and recognition ने बहुत किया था ये बात. सोसाइटी में if you take social issues, सामाजिक, आर्थिक, right, और सांस्कृतिक, social rights, social, economical and political rights, all the rights are not given to these underprivileged sections. Underprivileged section that today we are talking them as a Dalits, right? We are talking them as untouched. When Ambedkar's time पे, when Phule का time पे उसको untouchables बोलते थे उसको. अंबेडकर ने उसको actually उसको recognize करो, उसको rights दे दो. इसलिए अंबेडकर preservation के लिए बात किया था, representation एक बात किया था, redistribution की बात किया था, and reservations. Representation, for example, if you take representation, आप कहीं पे चीज ले लो, आप इफ यू टेक एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस ले लो, इफ यू टेक लैंड ले लो, इफ यू टेक एनी रिसोर्सेस इन द कंट्री, एक आदमी का कंसंट्रेशन हुआ है, अपर कास्ट का कंसंट्रेशन हुआ है पूरा. इसलिए अंबेडकर उसको कहा कि रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए. रिप्रेजेंटेशन, फॉर एग्जांपल, इफ आई एम गिवन द रिप्रेजेंटेशन, मेरे को मौका मिले तो, फॉर एग्जांपल, इफ आई बिकम समथिंग एल्स, इफ आई गो टू द पार्लियामेंट और इफ आई गो टू द एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, if I go to the somewhere else, I represent my people. That was Ambedkar's concept. कोई दूसरा आदमी उसका behalf represent किया तो वो he may not represent properly. You got my point. He may not represent नहीं करता है कि because उसका थोड़ा prejudice है उसका पास. He himself is, create a problems for these untouchable sections in the society. इसलिए अंबेडकर कहा था कि representation वो सेक्शन में देना चाहिए, और they were facing the problems in the society. इसलिए उसको representation नहीं था देश पे, इसलिए अंबेडकर कहा था कि उसको representation दे दे. इसलिए अंबेडकर सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए बात किया था, सेपरेट इलेक्टोरेट दे के बात किया था. वो कमिटी साउथबर्ग कमिटी इंडिया को आया था, अंबेडकर उसको कमिटी को रिप्रेजेंट किया, उसको रिप्रेजेंटेंट दे दो. एंड अंबेडकर वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए अटेंड किया था गांधी के साथ और दूसरा स्टालवर्ट के साथ लंदन में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अटेंड किया था. अंबेडकर स्ट्रांगली हैड पुट हिज वर्ड्स रिप्रेजेंटेशन, यस, उसको सेपरेट इलेक्टोरेट्स दे दो. अंबेडकर उसका कॉन्टेस्ट था कि सेपरेट इलेक्टोरेट दे दो, सो दैट उसको रिप्रेजेंटेशन दिया तो सो दैट दे विल रिप्रेजेंट देयर ओन पीपल, राइट? दे रिप्रेजेंट देयर ओन पीपल. इफ दे गो टू द पार्लियामेंट, उसको रिप्रेजेंट करेगा, सो दैट देयर विल बी सम रिप्रेजेंटेशन. रिप्रेजेंटेशन भी कैसा होना चाहिए? अंबेडकर बोलते हैं कि रिप्रेजेंटेशन भी मोर, सॉरी सर, रिप्रेजेंटेशन ऐसा होना चाहिए कि इफ द पर्सन इज सो इन्वॉल्व एंड कमिटेड, उस तरह आदमी को रिप्रेजेंट होना चाहिए. बट हम आज देख रहे हैं रिप्रेजेंटेशन, और रिप्रेजेंटेशन पूरा मौकरी बना दिया देश में. आज रिप्रेजेंटेशन को पूरा मौकरी बना दिया कि दे आर गिविंग द रिप्रेजेंटेशन समबडी फ्रॉम द सेम कम्युनिटी बट ही डजंट स्पीक. वो बैठते हैं, बात नहीं करते हैं. बट अंबेडकर को इस तरह का रिप्रेजेंटेशन नहीं था. अंबेडकर रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए, बट द रिप्रेजेंटेशन शुड बी मोर इंक्लूसिव एंड
people who speak out for the people. बट अम्बेडकर इसलिए वो सचिव वो क्या है वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आर्ग्यू किया था। अम्बेडकर गांधी एमके गांधी महात्मा गांधी के साथ उसका डिफरेंसेस हुआ था रिप्रेजेंट लेकर, अम्बेडकर स्ट्रांगली टेकन द स्टैंड। अम्बेडकर स्ट्रांग लिया था कि उसको सेपरेट इलेक्टर्स दे दो, उसको पॉलिटिकल राइट्स दे दो, सो दैट दे विल बी रिप्रेजेंट इन द पब्लिक बॉडीज। इसलिए अम्बेडकर गांधी के साथ संघर्ष किया है सर्टेन इश्यूज पे। होल नेशन when people are celebrating Gandhi as a Mahatma, right? हम पूरा देश में महात्मा सेलिब्रेट कर रहे हैं, बट गांधी अम्बेडकर ने वो टाइम पे 1930s, that context is very important. होल देश एंड वर्ल्ड हम गांधी को सेलिब्रेट कर रहे थे, महात्मा बोल रहे थे, बट गांधी अम्बेडकर ने गांधी के साथ कुछ इश्यू को लेकर मुद्दा लेकर अम्बेडकर उसका साथ it's a kind of a fight, but he wanted to convince others. He wanted to fight for the people, and अम्बेडकर का गांधी का साथ इसलिए संघर्ष थोड़ा हुआ था कि ये राइट्स का क्वेश्चन लेकर, रिप्रेजेंटेशन क्वेश्चन को लेकर। अम्बेडकर बोला कि वो हिंदू इशू, इसलिए इवन एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में आप देखते हैं अम्बेडकर का गांधी का कॉन्ट्रडिक्शन आप देख सकते हैं। अम्बेडकर wrote लेटर टू गांधी, and Gandhi also wrote a letter to Ambedkar of annihilation of caste में वो देख सकते हैं कि there is a lot of serious issues that are there between Gandhi and Ambedkar, but both are having different opinions. Both are, of course, Gandhi talked about untouchability, abolition of untouchability, but Ambedkar Gandhi का दूसरा था। Gandhi का way of thinking is different. Gandhi का background also we can see that, but Ambedkar का context different था। Ambedkar इसलिए Ambedkar बोले कि annihilation of untouchability, discrimination को आप कैसा बोल सकते हैं? If you want to annihilate the caste system, करना, caste is more important. आपको कास्ट विदाउट अबॉलिशन ऑफ द कास्ट सिस्टम आप अनटचेबिलिटी की नहीं अनटचेबिलिटी की हम दूर नहीं कर सकते। इसलिए गांधी का बीच में अम्बेडकर बीच में इश्यूज पर लेकर थोड़ा इशू हुआ था, बट दैट इज अ डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। बट अम्बेडकर रिप्रेजेंटेशन की बात किया था, एंड रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेज के लिए बात किया था, एंड प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट के लिए बात किया था अम्बेडकर। इसलिए अम्बेडकर he has taken this as a strategy. That's what I'm saying. I'm bringing again the context that Ambedkar as a strategist, he tried to confront wherever it is necessary. उसको confrontation होना चाहिए. He confronted with the people, and then he fought with them. He tried to solve some problems for deprived sections of the society, and he wanted to. So he thinks that he strongly believed in the state. एक इशू मैं कहना चाहता है कि अम्बेडकर कभी भी स्टेट के खिलाफ गया नहीं। मार्क्सिज्म में इफ देखे, मार्क्सिज्म आप देखे तो मार्क्सिज्म स्टेट को कंप्लीट सस्पेंड करते हैं, दे डोंट बिलीव इन द स्टेट। बट अम्बेडकर ऐसा नहीं है। अम्बेडकर थॉट दैट ए अनटचेबल सेक्शंस के लिए, डिप्राइव्ड सेक्शंस के लिए स्टेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसको डेवलप करना, एम्पावरमेंट करना दलित के लिए और वुमेन के लिए, राइट, स्टेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए वो कॉन्स्टिट्यूशन में यू कैन सी दैट प्रियम्बल, वी द पीपल ऑफ इंडिया, राइट, वो बात तो रखा है, इसलिए रखा है कि अम्बेडकर स्ट्रांगली बिलीव्ड इन द स्टेट, एंड ही थॉट दैट पीपल कैन गेट हेल्प फ्रॉम द स्टेट, इट इज जस्ट पॉसिबल बिकॉज वी नीड्स द स्टेट। इसलिए कोई मार्क्सिज्म में बोलता है कि एक कॉन्टेक्स्ट के बाद मार्क्सिज्म बोलता है कि वो क्रिटिसाइज करता है स्टेट इज नॉट नेसेसरी, इट्स ए स्टेट इज नॉट नेसेसरी। बट अम्बेडकर ऐसा नहीं है। अम्बेडकर स्ट्रांगली बिलीव्ड इन द स्टेट एंड took part in the state affairs as a labor minister, as a law minister, as a leader of political party, started political party, believed in the democracy, believed in the state, and then try to get the rights for the underprivileged sections, particularly scheduled caste and scheduled tribes and other weaker sections of the society, and women particularly. इसलिए अम्बेडकर एक अनदर इशू मैं आपका एक कॉन्टेक्स्ट में मैं बोलना चाहता हूँ कि एक वुमेन को लेकर अम्बेडकर का कंट्रीब्यूशन था। वो दिस इज रियली वंडरफुल। अभी मैं देखता है कई वुमेन लीडर्स में देखता है, फेमिनिस्ट देखता है इंडिया में, कोई अम्बेडकर का नाम ही लेते नहीं है, राइट। Nobody takes Ambedkar as a liberator of women. But Ambedkar देखो first person in post independence as a law minister, as a state, law minister is a state. Ambedkar actually drafted Hindu Code Bill, right? Hindu Code Bill में वैसा वो लिखा है property rights for women, adopt rights for women, right? And rights for and
adaptation, property rights, property, all the rights that were there, and widows, right for widows rights for widows, right? These are the rights were there in the Hindu code bill. Ambedkar almost as a law minister, he actually worked a lot, बहुत some काम किया, day and night काम किया था वो लिखने के लिए. Though he was not well health wise, Ambedkar अच्छा नहीं था, but still he sat and worked. But वो मैं one more context भी मैं ये रूप में बोलना चाहता है कि Nehru is a liberal face. तब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज a liberal face था and is a modern face, socialist था. अंबेडकर भी लगा है कि नेहरू उसको हेल्प करे बिल एक्ट का रूप में ले आने के लिए. बट अम्बेडकर गांधी इवन नेहरू आल्सो कुड नॉट हेल्प. नेहरू भी वो लास्ट मोमेंट में उसको सपोर्ट नहीं किया. 2 बार हिंदू कोड बिल पार्लियामेंट आने वाला था, 2-3 बार उसको पोस्टपोन किया गया था. There are lot of outside the parliament, lot of demand is going on. Ambedkar just independence आने के बाद अंबेडकर क्या कर रहे हैं यहाँ पे, पूरा रेवोल्यूशन ले आने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदुओं को डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, महिला को जेंट्स को डिफरेंस लेके आ रहे हैं, राइट. एंड प्रॉपर्टी राइट्स के लिए अंबेडकर बात किया था, बट देयर लॉट ऑफ रेजिस्टेंस, लॉट ऑफ डिमांड फ्रॉम द हिंदू, इवन वुमेन फ्रॉम हिंदू अपर कास्ट वुमेन हु अपोज्ड अंबेडकर, क्रिटिसाइज, took it personal वो अटैक किया गया था. बट इसलिए अंबेडकर he had to resign. इतना फोर्स आया था अंबेडकर के लिए रिजाइन करने के लिए. अंबेडकर पार्लियामेंट में बोला है कि I am there as a minister in the cabinet because of this bill. I am not interested in the cabinet to be there, but I am interested only to bring this important act, women bill, so that women of the country, half of the population of the country, can get some rights on par with the gents in the country. But Ambedkar इसलिए बोला है कि मेरे को I am really disappointed. Ambedkar बोला है, it is there. Ambedkar volumes है 17 volume में Ambedkar लिखा है कि he spoke. Then he said when he was resigning, he said that I am there in the cabinet not only to become a cabinet minister, but I am there in the cabinet to help the people, to help the poor people, to help the women, bring the very revolutionary acts. So, but I am failed. And then I am resigning from the minister. He is the first person in the post-independence who resigned for the cause of women. Abhi bolo koi log ab bolte, nobody speaks. Nobody speaks about Ambedkar's contribution towards women. But Ambedkar abhi baad mein dekho aap, 1 saal ke baad Ambedkar, whatever Ambedkar talked about in the Hindu Code Bill, usko act mein rupe leke aaya tha. Property rights for women, the 1956, 58, 68, three उसको divide किया गया था. Then they became acts when all the rights were given to women today. Today, whatever the women rights that are there, women's के लिए rights दिए हैं, property rights, it is because of Ambedkar. इसलिए Ambedkar का relevance हम पीछे जाना चाहिए, वापस जाना चाहिए. Then Ambedkar को पढ़ना चाहिए seriously, right? We not only we read, but also we have to actually tell the people what Ambedkar did for them, whatever did for the Ambedkar. इसलिए Ambedkar रिजर्वेशन और रिप्रेजेंटेशन के लिए बात किया था, अनटचेबल्स के लिए बात किया था, रिप्रेजेंटेशन बात किया था, वुमेन के लिए बात किया था, एंड प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट के लिए बात किया अम्बेडकर. इसलिए इज अ सोशल रिफॉर्मर, इज अ सोशल रिफॉर्मर, एज अ नॉट एज अ ओनली सोशल रिफॉर्मर, एज अ लीगल प्रैक्टिशनर, एज अ कैबिनेट मिनिस्टर, एज अ स्टेट. एक्चुअली he taken up all these issues, and then he spoke in the parliament. And I was just another aspect I want to tell you. एक चीज डेमोक्रेसी के बारे में मैं थोड़ा I wanted to bring something about the democracy what Ambedkar discussed about. Ambedkar ideal society बोलते हैं हम, ideal society ऐसा बोलता है कि that is ideal society which should be based on the certain values. Democracy is nothing but certain values. Ambedkar बोलता है कि equality, liberty, fraternity. Right? These are the core issues. These are the core issues for any democracy in the world. Equality, liberty, and fraternity. And that's what Ambedkar said. We need the democracy, not merely political democracy. Today we are talking about democracy, right? There are many political parties today are formed. For example, you take many political parties in the country. You go to Uttar Pradesh, there is a Bahujan Samaj Party. And if you go to Bihar, there is a political party, there are Rashtriya Janata Dal.
there are many regional parties who are mobilized based on certain. If you go to Tamil Nadu politics, Dravidian politics, Tamil Nadu politics, actually, if you see, it is completely organizing from the subaltern sections. But Ambedkar he was very particular about certain issues. Like when you're talking about social democracy and you're talking political democracy, economic democracy, Ambedkar said social democracy is more important. If you do not have social democracy, what is the point of having political democracy? You understand? Political democracy तो आपको अभी देखो अभी कोई बहुत लोग दलित today are occupied many positions, but so they are not powerful, they are not influencing. मैं कई आदमी को देखा था when they came to somewhere and nobody is giving importance. इसलिए social democracy is more. सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक हक पहले होना चाहिए, right? Then political democracy. Without having a social democracy, political democracy is meaningless. That's what Ambedkar said. Without having social democracy, political democracy or economic democracy is more important. Therefore, unless you have a social democracy, friends, and political democracy, if you achieve political democracy, it is a useless. Therefore, Ambedkar का कहना है कि social democracy होना चाहिए, social equality होना चाहिए, right? And otherwise, if you get political power also, it is not that useful for these sections. And Ambedkar बोलता है कि any democracy आप take, if you take any democracy बोले तो rationality होना चाहिए, rationality. आपका rationality हो तो moral ethics होना चाहिए. Ambedkar is very particular about morality. नैतिकता होता है ना, वो नैतिकता के बारे में Ambedkar is very particular. If you lose that naitikata, right? If you lack that naitikata, morality, and there is no meaning for the democracy. There is no meaning for the democracy. इसलिए Ambedkar बोलता है कि democracy, if you want to such a democracy, democracy should be based on the rationality. Democracy should be based on the social, should be based on the what he said, morality, right? Rationality, morality, right? That should be the core concept for democracy. इसके साथ साथ तो अंबेडकर बोलता है कि डेमोक्रेसी बोले तो वो क्रिटिकल इंक्वायरी होना चाहिए आदमी को, राइट? आई एम स्पीकिंग समथिंग एंड द well learned person who are listening to me, it's not that they just simply listen and go away. That is not. अंबेडकर बोलता है कि there should be some critical inquiry, criticality होना चाहिए and logical argument होना चाहिए डेमोक्रेसी में, rational thinking होना चाहिए. इस तरह का values that are more important for any democracy. If you keep these values separate, then talk about democracy. Ambedkar बोलते हैं इसके ऊपर it's not a democracy at all. It's not a democracy. इसलिए अंबेडकर का issues में rationality is more important and morality is more important. And अंबेडकर बोलते if you lack morality आप बाजू रख दिया तो only बोलते हैं कि it's like a stateless society हो जाएगा. It's like a anarchism. No, Ambedkar uses anarchism only possible. Democracy में morality नहीं हुआ तो नहीं है तो वो anarchy के रूप में वो lead हो जाएगा. इसलिए morality is more important for Ambedkar when you talk about the democracy, democratic values, democracy. And for that Ambedkar said, and one more he talked about the concept called constitutional morality. I want to tell you this aspect. Constitutional morality. अंबेडकर बात किया था. कॉन्स्टिट्यूशन एज पर दिस कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी होता है ना, इसमें बोलता है कि स्टेट इज एसेंशियल, राइट? एंड इट इज लाइक इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इज नॉट अ सेंटिमेंट. कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी अंबेडकर बोलता है कि इट इज नॉट अ सेंटिमेंट बट इट हैज टू बी कल्टिवेटेड. हमारा अंदर से आना चाहिए, राइट? वी हैव टू कम फ्रॉम आवर हार्ट. यस, मोरालिटी होना चाहिए, राइट? फॉर एग्जांपल जजेस सिटिंग इन द सुप्रीम कोर्ट, judges as like other common person as like me and you and others, right? उसको morality होना चाहिए, what kind of judgment he is giving. पार्लियामेंट में बैठे लोगों मिनिस्टर को होना चाहिए, उसको morality होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए that he is doing something for the society. If he or she lacks that values, वो बोलते इसको cultivate नहीं, अंदर से आना चाहिए. Constitutional morality होता है. Constitution it is there. Constitution is there. We have a preamble, we have fundamental rights, we have directive principles, all right, and we have several policies. We have several policies that are there, but आपको होना चाहिए कि उसको कैसा इम्प्लीमेंट करना, उसको कैसा फॉर्मुलेट करना,
पूर आदमी के लिए, दलित के लिए, ट्राइबल्स के लिए, वुमेन्स के लिए एक ऐसा यूज हो जाएगा, हाउ दे आर गोइंग टू डेवलप, हाउ टू इंप्लीमेंट दीज पॉलिसीज। इसलिए बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इज मोर इम्पोर्टेंट। अंबेडकर एक भी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट्स में बोलता था कि, लास्ट स्पीच में बोला था कि दो constitution is bad, if anybody thinks constitution is bad, the people who are implementing the constitution is good. Sir, though constitution is a good constitution, अच्छा constitution है, but people who are sitting in the parliament who are the bad people who are not able to implement anything, what is the use of having constitution? इसलिए अंबेडकर बोलता है कि everybody should have the some sort of morality, ethics होना चाहिए when they are implementing the constitution. If constitution is good, if the people are bad, then what is the point? If the constitution is bad, if at all it is bad, if the people are good who are implementing the constitution, certainly it flourishes. It flourishes. It helps the society and it leads to the egalitarian society, right? Therefore, इसको अंबेडकर को ऐसा हम सोचना चाहता है कि the constitutional morality is more important. And state socialism का बारे में बात करते हैं हम। ये concept में बोलता है आपको, you can carry the debate on that. State socialism, Ambedkar state socialism के बोलता है कि resources should be with the state and state should take help, state should take initiative to support the people. इसलिए Ambedkar talks about state socialism in the country. And Ambedkar is not only discussed, as I told in the beginning, he is not only an individual as a philosopher, but he is a multi-talented person, right? And he discussed about, if you take any issue today we are debating in the country, take Kashmir issue, take separate नया राज्य बनाने का issue if you take, right? और if you take Kashmir issue था, smaller state का issue था, मुद्दा था, and ₹1 rupee value economy के ऊपर था, reservation, reserve bank का ऊपर ले लो आप, social issue लेकर ले लो, economical issue ले लो, foreign policy ले लो, right? Relation with the international relations में, if you think Ambedkar had a different way, Ambedkar has actually time to time he actually shared his views on all the aspects: foreign policy, economic policy, social policy, reservations, right? And Ambedkar even discussed about almost all the issues. एक मैं बोलना एक एग्जांपल मैं दूंगा कि एक इंडिया में एक नया राज्य बन चुका था 2014 में, तेलंगाना आंध्र प्रदेश से। होल डिबेट और चर्चा हुआ 10 साल ऑलमोस्ट, मूवमेंट वो एक डिकेड से ज्यादा चला था, 1990 से लेकर 92nd फेज में 1990 से लेकर 2014 तक, दैट मींस 14 साल वो मूवमेंट चला था आंध्र प्रदेश में सेपरेट राज्य, तेलंगाना सेपरेट राज्य के लिए। पूरा वो मूवमेंट में अंबेडकर को कोर टॉपिक लिया था। पूरा एवरी मीटिंग में मैं देखता था, वहां पे मैं पढ़ता था यूनिवर्सिटी हैदराबाद में, मैं देखता कि मीटिंग में एवरीबॉडी यूज्ड टू टेक अंबेडकर as a symbol for the movement. अंबेडकर का स्मॉलर स्टेट्स के ऊपर अंबेडकर व्यूज कहा था। अंबेडकर सपोर्टेड स्मॉलर स्टेट्स, सपोर्टेड महाराष्ट्र फ्रॉम गुजरात, महाराष्ट्र से गुजरात अंबेडकर सपोर्ट किया था। स्मॉलर स्टेट है तो अंबेडकर का सोच था कि if there is a smaller state is formed, Dalits particularly weaker sections would get the bargaining power. उसको मेजॉरिटेरियन स्टेट्स में वीकर सेक्शन का स्कोप कम होता है, बार्गेनिंग होता है ना, बार्गेनिंग पावर। अंबेडकर बोला कि वेरी लेस, इसलिए बोलता है कि छोटा राज्य बनाया तो सो दलित ट्राइबल्स को थोड़ा बात करने का मौका मिला, राइट? दे कैन बार्गेन, दे कैन पुट फॉरवर्ड देयर डिमांड्स, राइट? दे मे गेट रिप्रेजेंटेशन, राइट? इसलिए अंबेडकर स्मॉलर स्टेट को सपोर्ट किया था। महाराष्ट्र में बुंदेलखंड एंड इवन गुजरात का इश्यूज में भी सौराष्ट्र लेकर अंबेडकर ने लिखा है, सौराष्ट्र सेपरेट स्टेट के लेकर अंबेडकर लिखा था। इवन इफ यू टेक महाराष्ट्र, बॉम्बे, इवन सेकंड कैपिटल के बात किया था अंबेडकर ने। इसलिए अंबेडकर इज ए मल्टी, इट टच्ड अपॉन ऑलमोस्ट ऑल द एस्पेक्ट्स। वुमेन के लिए बात किया है, स्टेट्स के लिए नया राज्य के लिए बात किया है, पार्लियामेंट का कैसा चलाना, राइट? वी हैव टू लर्न फ्रॉम अंबेडकर। मैं अंबेडकर का एक ओरिजिनल वीडियो देखा था, the way he is speaking in the parliament, the quality of discussion in the parliament was completely today is missing today in the parliament. So क्या discussion हो रहा है, कभी-कभी ऐसा नहीं होगा। इसलिए अंबेडकर, these are all problems, but अंबेडकर का एक कहना था कि education is very important. Now I am coming to the education. So then I will stop. I think time भी ज्यादा हो गया. I'll stop now, taking 5 minutes.
So education is I'll complete, sir. Education is very important. Today you see education, pura public institutions are actually taking over by the private institutions today. But Ambedkar कहना था कि education should be in the public sector, education should be in the state subject. Then education सबको देना चाहिए, strictly implement reservation implement करना चाहिए. And then आदमी को particularly Dalits, the sections were coming just there एक decade से वो universities आने लगा है, अभी शुरू किया है. उसके लिए free education होना चाहिए, inclusive education होना चाहिए. Then they can be the human resources for the development of the nation, and that's how we can create the Akhanda Bharat in the world. Otherwise, without any equality, without liberty, without freedom, right? Without freedom, and whatever you get, that sometimes it's futile. Therefore, we have to revisit Ambedkar. हमें अम्बेडकर को पढ़ना पड़ेगा, अम्बेडकर को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, अम्बेडकर का फिलॉसफी लेकर रिलेट करना चाहिए, प्रॉब्लम्स लेकर रिलेट करना चाहिए. Then we can see the some problems can be solved, and we can see that there should be society should be a more egalitarian. Otherwise अम्बेडकर का हमें रिलेवेंस कैसा है अम्बेडकर का. एक 1 minute सर, 1 minute I will just stop it. टाइटल में हम दिया है कि एक अम्बेडकर का विश्व बंद, there is a विश्व बंद ब्रदरशिप में बात किया था टाइटल पे. अम्बेडकर के विषय there is one great scholar, आप उसको पढ़ सकते हैं. उसका नाम है प्रोफेसर लुइस काब्रेरा, बहुत अच्छा स्कॉलर है वो. अम्बेडकर को कॉस्मोपॉलिटिज्म की बात कर रहे हैं वो. When I went to Australia, मैं उसको मिला था, कॉस्मोपॉलिटिज्म में बात करते हैं. वो बोलते हैं कि अम्बेडकर वो टॉपिक यूनिवर्सल इंडिविजुअल राइट्स के बारे में, you take individual rights or you take any significance of any state, these are all universal subjects. हम इसलिए बोलते हैं अम्बेडकर problem solving of these issues not only should confine to India nation, but it should go behind, right? Universal rights के बारे में हम बात करना चाहिए. This why Ambedkar is not only confined to India. Ambedkar विश्व बंधु है. His philosophy is not only confined to one nation, but his philosophy, his entire nation can be followed. But when if you go to America, you may see blacks, you may see other problems, but Ambedkar relevance it is there. I think that's how we have to receive it is Ambedkar, and Ambedkar philosophy is very relevant. उसको democracy का हम उसको लेना चाहिए. You have to learn from him, and then relate to the problems. Then I am sure that Indian democracy will be successful, and people will enjoy the rights if you really take Ambedkar's philosophy seriously. Otherwise, if you don't take Ambedkar seriously, I think country may face many problems. Therefore, state and we all have to take Ambedkar very seriously and teach Ambedkar seriously, and take Ambedkar to not only institutions, but take Ambedkar to the villages, take Ambedkar to across each and every corner of the society. That's it, my words. Thank you so much, Dinubhai Chudasama. Sorry for taking time. डॉक्टर जगन्नाथ जी, आपने बहुत बढ़िया व्याख्यान दिया. थैंक यू. आपकी जो शब्द है उसमें ताकत है, जैसे कोई धसमसता प्रवाह निकल रहा है वाणी और विचार का आपकी ओर से. और डॉक्टर अंबेडकर लोकतंत्र और विश्व बंधुत्व के विषय के बारे में तो आपने बताया, पर अंबेडकर की जो विभिन्न जो बहुमुखी प्रतिभा है उसका काम किन क्षेत्रों में है वो भी आपने बताया. एकेडमिक की ओर से, राष्ट्र बंधुत्व की ओर से, वो हिंदू कोड के बिल के बारे में आपने बताया. और मुझे एक बात अच्छी लगी कि आपने अंबेडकर को एक आइडियल जो स्ट्रेटेजी वो बनाते थे और उसमें चलते थे और प्रखर पुरुषार्थ करते थे. महान वो ज्ञानी तो थे ही, पर उसके बारे में कल ही विष्णु पंड्या जी ने बताया कि वो महान ज्ञानी थे और महान पुरुषार्थी भी थे. और आपने भी यही बताया कि वो मेहनतू थे और आइडियल पर्सन थे, और आइडियल पर्सन होने के नाते इंटेलेक्चुअल, हाईली इंटेलेक्चुअल थे. और जो उसकी प्रतिभा है वो ह्यूमैनिटी में उसने लगा दी, जो ह्यूमैनिटी में लगा दी. और आज हम ह्यूमैनिटी की खोज इस देश में कर रहे हैं, ऐसा लगता है. हमारे आमंत्रण को स्वीकार करके आप आए, इसलिए सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी की ओर से
हमारे कुलपति की ओर से, हमारे जैल के चेयरमैन साहब की ओर से, हमारे सभी स्टाफ की ओर से और जो भी सुनने वाले हैं और आगे भी जो भी सुनेंगे उस सभी की ओर से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। Thank आपका you so बहुत much. बहुत Thank आभारी। और Thank you. आपको एक विनती है कि आपने जो लेक्चर्स दिया है उसको एक स्क्रिप्ट में, एक आर्टिकल के रूप में लिख के हमें भेज दीजिएगा। हमें एक बुक बनानी है, तो इस बुक में हम ये आपका व्याख्यान है वो ग्रंथ में शामिल करेंगे। Thank you. Yeah. आपका बहुत आभारी। थैंक यू, धन्यवाद। जय जय गरवी गुजरात।